हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से एक पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज इमरजेंसी प्रोविजंस। ओके, बेसिकली इसमें आप सब जानते हैं कि हमारे आपने अगर पहले सीलियंट फीचर्स में पढ़ा होगा चैप्टर में, दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम इमरजेंसी प्रोविजंस। मतलब इफ देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जो नॉर्मली नहीं डील कर सकते हैं, इन दैट केस वी हैव सम इमरजेंसी प्रोविजंस। तो आज हम बेसिकली ये इमरजेंसी प्रोविजंस क्या हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तीन टाइप की इमरजेंसीज होती हैं: नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके जो की पॉइंट्स हैं हम वो देखें, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आए हैं, मोस्टली द क्वेश्चंस व्हिच हैव केम ऑन द की पॉइंट्स ऑफ दीज प्रोविजंस। मतलब ये प्रोविजन कैसे कोई इमरजेंसी अप्रूव होती है, या कैसे किसी को रिवोक कर सकते हैं, पार्लियामेंट का क्या रूल रहता है, राइट। और जब इमरजेंसी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है कि इम्पैक्ट क्या होता है, कि इमरजेंसी इंपोज करने का इम्पैक्ट क्या होता है सेंटर स्टेट रिलेशंस पे। ओके, कि क्या सेंटर्स को क्या पावर मिलती है और स्टेट की जो पावर है उस पे क्या लिमिटेशंस आती है। ओके, सो लेट्स बिगिन। And again, for everybody's information, PrepIS has launched 3-month free crash course for UPSC prelims. It is a very comprehensive crash course which will cover static as well as dynamic portion, which will have 5 full-length mock tests. CSAT भी cover कर रहे हैं. We are also covering CSAT, and most importantly, हर संडे डाउट सेशंस होंगे where we will try to clear all your doubts. Okay, और जो स्टडी मटेरियल और नोट्स हैं इसके आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, राइट। और जो शेड्यूल और आपको रजिस्ट्रेशन कराना हो इसका, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन इमरजेंसी प्रोविजन के कुछ बेसिक्स हम देखते हैं। वी सी सम बेसिक्स ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन, कि इन व्हाट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन दे लाई, और व्हाई रैशनल, की क्यों इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, व्हाई द इमरजेंसी प्रोविजंस हैव बीन गिवन। ओके, so first of all, it is in the part 18 of the constitution from article 352 to 360. Okay, what is the rationale? Why? Rationale मतलब why, या क्यों दिए गए ये इमरजेंसी प्रोविजंस। इसका पर्पस एक ही था, टू सेफगार्ड मतलब प्रोटेक्ट करना, राइट, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। जो हमारी कंट्री है उसकी सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए। साथ ही साथ टू प्रोटेक्ट आवर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है डेमोक्रेसी का, जिसमें इलेक्शंस होते हैं रेगुलरली, और जिसमें इलेक्शंस होते हैं रेगुलरली और गवर्नमेंट सिलेक्ट होती है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट लाइक इलेक्शंस नहीं करा रही, या इट इज नॉट वेकेटिंग, तो तब ये प्रोविजंस का यूज कर सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन, अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास ये इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए। मतलब ये सब आप आगे देखोगे इनफैक्ट अब आगे देखोगे कि वन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। मतलब जब कोई राज्य सरकार संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करती, तो वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज किया जा सकता है। ओके, एंड इसका इम्पैक्ट क्या होता है ओवरऑल, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल मतलब दो हैं, एक सेंटर हो गया और एक स्टेट हो गया, और दोनों की पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग अलग डिवाइड करके और बराबर, और वैसे सेंटर को ज्यादा है बट फिर भी स्टेट्स के पास पावर होती है थोड़ी बहुत। ओके, बट यूनिटरी में जो है सेंटर के अंडर ही आ जाते हैं स्टेट्स। ओके, स्टेट्स की सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं और सब सेंटर के पास आ जाती है। ओके, सो अगेन ये आप देखोगे आगे कि कैसे फेडरल स्ट्रक्चर से यूनिटरी स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है जब इमरजेंसी इंपोज करते हैं। ओके, नाउ अगेन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी in our constitution: national emergency under article 352, president's rule under article 356, financial emergency under article 360. ओके, अब हम पढ़ते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में। तो पहली चीज कि किस ग्राउंड्स पे कि नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर कर सकते हैं, और ऑन विच ग्राउंड्स कुड अ नेशनल इमरजेंसी बी डिक्लेयर, राइट। उसके बेसिकली सिंपल 3 ग्राउंड्स हैं: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड रेबिलियन, आर्म्ड रेबिलियन। तो देखिए, जहां तक वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की बात है, ये जब इन ग्राउंड्स पे अगर इफ इमरजेंसी इज इम्पोज्ड ऑन दीज ग्राउंड्स, देन इट इज कॉल्ड एन एक्सटर्नल इमरजेंसी, एंड व्हेन द इमरजेंसी इज इम्पोज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रेबिलियन, देन इट इज कॉल्ड इंटरनल इमरजेंसी। ओके, और ये जो पहले ये आर्म्ड रेबिलियन ये शुरू में नहीं था,
पहले क्या था इसकी जगह, आर्म्ड रिबेलियन की जगह पहले था इंटरनल डिस्टरबेंस। बट ये इंटरनल डिस्टरबेंस देखा गया था कि 1975 में इंदिरा गांधी ने लाइक imposed the emergency using this clause, so it was felt that there was need to make it more clear, इसको और क्लियर बनाया जाए ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर सके। so that's why this was replaced with armed rebellion by 44th constitutional amendment act, okay। और ऑल्सो हु कैन प्रोक्लेम द इमरजेंसी, मतलब कौन इमरजेंसी लगा सकता है, इट इज द प्रेसिडेंट। बट क्या प्रेसिडेंट अपने ओनली ऑन हिज ओन कैन ही इम्पोज इमरजेंसी, या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात सुन के इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है? नहीं, अगर प्रेसिडेंट को इमरजेंसी इम्पोज करनी है तो ही रिक्वायर्स अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। और ये चीज भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड की गई थी। क्यों? अगेन क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी इम्पोज की थी, एट दैट टाइम शी डिड नॉट कंसल्ट द कैबिनेट, उसने कैबिनेट से कंसल्ट नहीं किया था, और विदाउट कंसल्टिंग द कैबिनेट शी इम्पोज द इमरजेंसी। सो क्या है कि बेसिकली देखिए, अगर किसी एक पर्सन के हाथ में पावर दे जाए इमरजेंसी इम्पोज करना, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज। बट अगर पूरा कैबिनेट इन्वॉल्व होगा और सबके रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए, तो इसका मिसयूज होना ना के बराबर हो जाता है। ओके, आई होप यू गेट माय पॉइंट दैट इफ होल कैबिनेट इज इन्वॉल्व देन इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी कि एन इमरजेंसी कैन बी रॉन्गली इम्पोज्ड। ओके, ऑल्सो ये जो प्रोक्लेमेशन है नेशनल इमरजेंसी का, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। So it is subject to judicial review. Okay, please remember this. Okay, so I hope you remember these points. And एक और important aspect, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट वर्ड कहीं भी नहीं मेंशन्ड है एक्सेप्ट आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 में, वो भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कैबिनेट वर्ड मेंशन किया गया है। और उसमें डिफाइन किया गया है कैबिनेट, कैबिनेट मींस प्राइम मिनिस्टर प्लस ऑल कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स। ओके, सो कैबिनेट को ऐसे डिफाइन किया गया है, राइट। सो कैबिनेट इज डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 352। ओके, नेक्स्ट देखो, आपने इमरजेंसी तो लगा दी। इमरजेंसी कौन लगाता है? एग्जीक्यूटिव, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट उसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी रिक्वायर्ड है। तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल कैसे होगा उसका? पहली चीज तो बोथ हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को उसको अलग अलग अप्रूव करना है। ओके, लोकसभा को भी अप्रूव करना है और राज्यसभा को भी। और कितने टाइम में करना है? इन हाउ मच टाइम? 1 मंथ, 1 महीने में अप्रूव करना है। और कैसे अप्रूव करना है? स्पेशल मेजोरिटी। सो इट हैज टू अप्रूव बाय स्पेशल मेजोरिटी। ओके, सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट कैसे अप्रूव करता है। वन मोर थिंग हियर, मान लीजिए लोकसभा या तो सेशन में नहीं है या फिर इट इज डिसॉल्व्ड बिटवीन दिस टाइम, तो फिर क्या होगा? फिर जब भी इसकी फर्स्ट सिटिंग होगी उसके 30 डेज के अंदर इसको अप्रूव करना है, प्रोवाइडेड कि उतने टाइम में राज्यसभा ने अप्रूव किए, राइट। सो प्रोवाइडेड राज्यसभा इज अप्रूव्ड विद इन दैट टाइम। ओके, एंड ऑल्सो इसको हर 6 महीने, इसको ना इनडेफिनेट पीरियड तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये प्लीज ध्यान में रखिए, जो ये नेशनल इमरजेंसी है इट कुड बी एक्सटेंडेड फॉर इनडेफिनेट पीरियड, बट हर 6 महीने में एवरी 6 मंथ्स में अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट चाहिए। ओके, और रिवोकेशन, इसको हटा कैसे सकते हैं इमरजेंसी को? एक तो प्रेसिडेंट कभी भी ऑर्डर निकाल के हटा सकता है। ओके, प्रेसिडेंट कैन एट एनी टाइम आफ्टर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी रिमूव दिस इमरजेंसी। और एक रिजोल्यूशन जो ऑफ डिसअप्रूवल, रिजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल लोकसभा एक रिजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल सिंपल मेजोरिटी से पास करके इसको हटा सकता है। एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। देखिए हम बोल रहे हैं कि नेशनल इमरजेंसी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जब भी इमरजेंसी लगेगी तो ऑल ओवर इंडिया लगेगी। ये ऑल ओवर इंडिया लग सकती है, ये ऑल ओवर इंडिया हो सकती है, या फिर किसी पार्ट ऑफ इंडिया में हो सकती है। ओके, पार्ट ऑफ इंडिया और इवन अ पार्ट ऑफ स्टेट। ओके, सो ऐसा नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी जैसे हमने बोला तो मतलब जैसी लगाई तो सब इंडिया में हर जगह लग गई, ऐसा नहीं होगा, राइट। उसमें स्पेसिफाई होगा, प्रेसिडेंट इंपोज करते वक्त स्पेसिफाई करेगा कि कहां पे ये इमरजेंसी लगी। प्रेसिडेंट विल स्पेसिफाई वेयर इन विच एरियाज दिस इमरजेंसी इज इंपोज्ड। नाउ इसका इंपैक्ट क्या होता है? अब आ गए हम इंपॉर्टेंट चीज पे कि व्हाट इज द इंपैक्ट, कि इमरजेंसी हमने इंपोज की तो इंपैक्ट क्या होता है, राइट। और पर्टिकुलरली यहां पर देखते हैं फेडरल रिलेशंस। ओके, सो एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात की जाए तो सेंटर के पास है ना स्टेट की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स आ जाती है, और स्टेट का जो भी सारा एग्जीक्यूटिव काम है वो सेंटर कर सकता है। सो एग्जीक्यूटिव की सारी पावर्स आ जाती है सेंटर के पास। सेंटर गवर्नमेंट बोले तो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेट्स ऑल द पावर्स ऑफ द एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जहां नेशनल इमरजेंसी इम्पोज्ड है. ओके. दूसरी लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें, सो इसमें पार्लियामेंट के पास पावर्स आ जाती हैं. सो पार्लियामेंट गेट्स द पावर टू मेक लॉज इन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन स्टेट लिस्ट. नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक यूनियन लिस्ट होती है और एक स्टेट लिस्ट होती है. स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर नॉर्मली लॉ बना सकता है, और पार्लियामेंट पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में नॉर्मली लॉ नहीं बना सकता, बस कुछ एक्सेप्शन है उसमें. और एक एक्सेप्शन इमरजेंसी है. जब नेशनल इमरजेंसी लगी होती है, एट दैट टाइम पार्लियामेंट कैन मेक लॉज इन दी सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन दी स्टेट लिस्ट. ओके. और ये जो पार्लियामेंट की पावर है टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट, इट इज कॉन्करेंट विद स्टेट लेजिस्लेशन. कॉन्करेंट मतलब स्टेट लिस्ट में देखिए कोई सब्जेक्ट है, उस पे स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और पार्लियामेंट भी लॉ, दोनों एक साथ लॉ बना सकते हैं. ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट को पावर दे दी तो स्टेट से पावर छीन ली गई. ओके. स्टेट लेजिस्लेचर से पावर ले ली गई, ऐसा नहीं है. दोनों के पास पावर है. स्टेट लेजिस्लेचर के पास तो पावर है ही है, अब पार्लियामेंट को भी वो पावर दे देगी. बट अगर ऐसा होगा कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, if there is a conflict between the law made by the parliament and law made by the state legislature in state list during national emergency, तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा. ओके. पार्लियामेंट का लॉ ओवरराइड कर देगा. ओके. और जो ऐसे लॉज बनते हैं, दे बिकम इनऑपरेटिव आफ्टर 6 months ऑफ द एंड ऑफ इमरजेंसी. मतलब जैसी इमरजेंसी एंड हुई उसके 6 महीने बाद वो लॉ अपने आप खत्म हो जाते हैं जो पार्लियामेंट ने इमरजेंसी के दौरान स्टेट लिस्ट में बनाए. ओके. ऑल्सो प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट है, ही कैन इशू ऑर्डिनेंसेस ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स, राइट. सो प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाती है दैट ही कुड इशू ऑर्डिनेंसेस ऑन स्टेट सब्जेक्ट. ओके. बट कभी भी नहीं, वो जब ही ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो. इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, देन प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स. ओके. Also, Parliament can confer powers and impose duties upon the center, that is Government of India, and its officers and authorities in respect of matters outside the union list. मतलब यूनियन लिस्ट के बाहर कोई भी मैटर हो, उससे रिलेटेड कोई भी पावर देनी हो या ड्यूटी देनी हो, पार्लियामेंट सेंटर को वो पावर या ड्यूटी देने के लिए एम्पावर्ड है. ओके. फाइनेंशियल रिलेशन की बात की जाए तो प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. सो आप सब जानते हो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, फिर फाइनेंस कमीशन, अगर अभी नहीं जानते तो आगे पढ़ेंगे हम. एक फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनती है, वो डिवाइड करती है रेवेन्यू सेंटर और स्टेट के बीच में, राइट. और जो है सेंटर उसको फॉलो करता है. बट अगर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट ये जो डिवीजन है रेवेन्यू का बिटवीन सेंटर और स्टेट, इसको मॉडिफाई कर सकता है. ऐसा कर सकता है कि स्टेट के पास कम रेवेन्यू जाए और ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू सेंटर को मिले. ओके. सो आई होप दिस एस्पेक्ट इज क्लियर कि जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करते हैं तो फेडरल रिलेशंस पे, यानी सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में क्या इंपैक्ट होता है. बेसिकली ओवरऑल आप क्या देख रहे हो, सेंटर की पावर्स इंक्रीज हो रही हैं और स्टेट की पावर्स कहीं ना कहीं लिमिट हो रही हैं थोड़ी बहुत. ओके. बट अगेन इतनी नहीं लिमिट हो रही. ओके. बट सेंटर को ज्यादा पावर्स मिल रही हैं, दैट इज द मेन फोकस. ओके. अब लेजिस्लेचर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है. लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट और में जैसे लोकसभा हो गया आपका, और जैसे आपका स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है. तो बेसिकली जब नेशनल इमरजेंसी होती है तो पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एक्सटेंड द लाइफ ऑफ लोकसभा बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म. यानी लोकसभा का नॉर्मल टर्म 5 years है, तो पार्लियामेंट एक सिंपल मेजोरिटी के थ्रू एक लॉ बना सकता है जिससे इसको 5 to 6 years कर दे फॉर द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जब तक नेशनल इमरजेंसी. ओके. और ये किया भी गया था 1971 to 77 तक. ये किया गया था क्योंकि 75 में खत्म होना था, बट 2 साल एक्सटेंड किया था. 2 साल एक्सटेंड की गई थी जब नेशनल इमरजेंसी 1975 में लगी थी, राइट. एक बार 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगी थी. एट दैट टाइम फॉर 2 years द लाइफ ऑफ द लोकसभा वाज एक्सटेंडेड. ओके. एंड कैसे एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, 1 year एट टाइम. ऐसा नहीं कि एक बार में पास कर दे कि 2 साल टोटल हमें एक्सटेंड करें. 1 साल, पहले 1 साल एक्सटेंड की गई, एंड इट कुड बी एक्सटेंडेड फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम. मतलब 1 साल हमने एक्सटेंड की, फिर पार्लियामेंट लॉ पास करके फिर से 1 साल कर सकता है, फिर पार्लियामेंट लॉ पास करके फिर से 1 साल कर सकता है. सो पार्लियामेंट कैन पास अ लॉ एंड एक्सटेंड द लाइफ ऑफ लोकसभा बाय 1 year एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम. यानी कितने भी टाइम के लिए, 10 साल भी हो सकते हैं, शायद जितना भी आपका हो उतना हो सकता है, जब तक पार्लियामेंट एक लॉ पास करके उसको एक्सटेंड करती रही है. ओके.
बट एक बार इमरजेंसी खत्म हो गई, इफ इमरजेंसी इज एंडेड, सो बियॉन्ड 6 मंथ्स नहीं, उसके उससे फिर इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने से ज्यादा लाइफ एक्सटेंड नहीं हो सकती लोकसभा की। ओके, अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात आती है, तो इसकी भी लाइफ एक्सटेंड कर सकता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज empowered to extend the life of state legislative assembly, again same, for 1 year each time for any length of time during national emergency, same as lok sabha। कौन? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की लाइफ पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड कर सकता है फॉर 1 year each टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ओके, नाउ इम्पैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे एक बार क्वेश्चन भी आया है। देखिए, ये हमें दो आर्टिकल्स में बताया, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में बताया गया है कि जब नेशनल इमरजेंसी पड़ेगी तब फंडामेंटल राइट्स पे क्या इंपैक्ट होगा। सो वी नो दिस कि व्हाट इंपैक्ट विल बी देयर ऑन फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 358 एंड 359 व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी इज इन फोर्स। सो जब तक आर्टिकल 358 की बात करते हैं, सो अंडर इट जैसे ही नेशनल इमरजेंसी इंपोज हुई, देयर इज ऑटोमेटिक सस्पेंशन। ऑटोमेटिक सस्पेंशन मतलब कोई सेपरेट ऑर्डर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नेशनल इमरजेंसी इंपोज की गई है, सो एज सून एज इट इज इंपोज्ड, जो है आपका फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 19 के अंदर, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। ओके, बट ऐसा है कुछ सेफगार्ड्स दे रखे, एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कुछ सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस किए थे ताकि ये मिसयूज ना हो। तो फर्स्ट सबसे बड़ा सेफगार्ड है, ये बस एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में अप्लाई करता है। सो जो आर्टिकल 19 के अंदर आपका राइट है वो सस्पेंड होता है सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में। ओके, और दूसरा, ओनली द लॉज रिलेटेड टू इमरजेंसी, राइट। जैसे अब मान लो हमने कहा कि सस्पेंड हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज, हर चीज के लिए सस्पेंड होगा ये राइट्स। ओके, सिर्फ इमरजेंसी से रिलेटेड चीजों के लिए सस्पेंड हुए। सो इसीलिए अगर इमरजेंसी से रिलेटेड चीजों के लिए कोई काम कर रहा है, कोई लॉ पास हुआ है बाय पार्लियामेंट एंड इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 19, अगर इमरजेंसी से रिलेटेड किसी काम के लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया जो आर्टिकल 19 को वायलेट करता है, इन दैट केस इट विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द चैलेंज इन कोर्ट्स। ओके, और इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट ने भी कोई एक्शन लिया विच इज वायलेटिंग आर्टिकल 19, राइट, बट इट इज रिलेटेड टू इमरजेंसी, देन इट वुड बी प्रोटेक्टेड। बट अगर कुछ ऐसा है विच इज टोटली नॉट रिलेटेड टू इमरजेंसी, मतलब कुछ ऐसा जो इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है और लॉ पास किया और जो आर्टिकल 19 को वायलेट करता है, तो इन दैट केस आर्टिकल 19 इज नॉट सस्पेंडेड, आप कोर्ट्स में जा सकते हो। ओके, सो आई होप आपको ये दोनों सेफगार्ड्स समझ में आ गए होंगे। दूसरा है आर्टिकल 359। सो इन दिस द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज सस्पेंडेड। जस्ट अ सेकेंड। सो अंडर आर्टिकल 359 the right to move to any court for enforcement of fundamental rights is suspended। तो मतलब as such आपके fundamental rights नहीं suspend होते, बट उनको enforce कराने के लिए जो कोर्ट में आपका मूव करने का राइट है वो सस्पेंड हो जाता है, राइट। सो ओनली दी फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इज सस्पेंडेड। और देखिए एक चीज और यहाँ पर बताता हूँ, फर्स्टली ये ऑटोमेटिक नहीं है, जैसे वो पहले 358 में ऑटोमेटिक था, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ठीक है। दूसरा चीज, ये सारे मतलब नेशनल इमरजेंसी जो किसी भी ग्राउंड पे हो, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, किसी भी ग्राउंड पे हो, उसमें ये अप्लाई होता है, और इसके लिए एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर चाहिए होता है। ओके, अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इज रिक्वायर्ड फॉर इट, और जो उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है कि फॉर दीज फंडामेंटल राइट्स द राइट टू मूव टू कोर्ट इज सस्पेंडेड, तो बस उन्हीं के लिए सस्पेंड होता है, बाकी दूसरे राइट्स के लिए नहीं। ऑल्सो यहां पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, बट यहां पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। सी देखिए, ये वो कंपैरिजन भी हो गया आपका 358 और 359 के बीच में। ओके, सो बेसिकली देखिए, यहां पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, यहां पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए। और सेफगार्ड्स, अगर सेफगार्ड्स की बात करें तो इसमें 21 और 20 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है दैट कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ओके, ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाए थे कि जो फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 एंड अंडर आर्टिकल 20 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ओके, सो और दूसरा क्या सेफगार्ड है कि अगेन इसमें भी सेम सेफगार्ड है जैसा यहां पर आपका 358 में था, कि सिर्फ वही लॉज और सिर्फ वही एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रोटेक्टेड है इसके अंदर, मतलब जो चैलेंज ना कर सकें जिसको सुप्रीम कोर्ट में हम, इफ दे वायलेट फंडामेंटल राइट्स, जो सिर्फ इमरजेंसी से रिलेटेड चीजों से डील करते हैं।
और जो दूसरे जनरल हैं, अगर और कुछ चीज जो इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है और ऐसा लॉ पास किया गया विच सस्पेंड्स एनी विच वायलेट्स एनी फंडामेंटल राइट, देन इट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर कि क्या इंपैक्ट होता है नेशनल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स पे, कौन से राइट सस्पेंड होते हैं, कैसे वो राइट सस्पेंड होते हैं, और क्या सेफगार्ड्स दिए गए हैं। ये 3-4 क्रिटिकल एस्पेक्ट्स जो आपको ध्यान से देखने हैं। प्लीज इसको बार बार देखिएगा। देखिए ये चैप्टर ऐसा है, थोड़ा फैक्चुअल है, थोड़े प्रोविजन है इसमें, तो आपको इसको रिवाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवाइज करना है आपको इसको, रिवाइज, इसमें रिविजन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हम प्रेसिडेंट्स रूल, राइट, प्रेसिडेंट्स रूल। ओके, ये आपका आर्टिकल 356 के अंडर है। ओके, इट इज अंडर आर्टिकल 356। ओके, अब इसको किस ग्राउंड्स पे इंपोज किया जा सकता है? दो ग्राउंड्स हैं। देयर आर टू ग्राउंड्स ऑन विच दिस कुड बी इम्पोज्ड। एक तो है आर्टिकल 356 में ही कि इफ देयर इज अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करे, इफ इट इज वायलेटिंग सम प्रोविजन, मतलब हमारे संविधान में इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड प्रोविजंस किए हैं एंड इट इज टोल्ड कि स्टेट गवर्नमेंट शुड एक्ट लाइक दिस। ओके, इफ इट वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अगर वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है तो प्रेसिडेंट्स रूल इंपोज किया जा सकता है। और दिस कैन बी डन ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर एक रिपोर्ट दे सकता है, किसी भी स्टेट का गवर्नर है वो एक रिपोर्ट दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये जो स्टेट की गवर्नमेंट है इसमें देयर आर सम थिंग्स हैपनिंग व्हिच आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर द स्टेट इज नॉट रनिंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ओके, या फिर अगर गवर्नर रिपोर्ट नहीं देता तो विदाउट रिपोर्ट भी, मतलब अदरवाइज, मतलब विदाउट रिपोर्ट भी, तो ये जो प्रेसिडेंट्स रूल है इट कैन बी इम्पोज्ड on a report of the governor or without a report of the governor on this ground. Okay, दूसरा आर्टिकल 365 में अंडर सेकेंडली अंडर आर्टिकल 365 इट इज मेंशन्ड कि इफ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद और गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शन दी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, ऐसा नहीं कि कुछ भी डायरेक्शन दे सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ डायरेक्शन जो स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है कि सेंटर जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को दे सकता है, उन डायरेक्शंस के लिए अगर जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट वो डायरेक्शंस नहीं मानता, इफ स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट कंप्लाई विद द डायरेक्शंस गिवन बाय द सेंटर टू द स्टेट, then this central government could impose प्रेसिडेंट्स रूल। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे नॉर्मली कौन इंपोज करता है? प्रेसिडेंट, बट जब प्रेसिडेंट हम बोलते हैं तो प्रेसिडेंट भी इंपोज करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट? So that's why we say that central government can impose. Okay, so I hope आपको क्लियर है कि किस ग्राउंड्स पे इंपोज किया जा सकता है। अब इसका अप्रूवल और ड्यूरेशन, सो ऑब्वियसली दोनों हाउसेस को अप्रूव करना है विद इन 2 months। नेशनल इमरजेंसी कितना था? 1 month। प्लीज ये टाइम याद रखना, नेशनल इमरजेंसी 1 month था, ये 2 months बाय सिंपल मेजोरिटी। नेशनल इमरजेंसी क्या था? स्पेशल मेजोरिटी। ये आपका कंपैरिजन भी हो गया है। ओके, एंड इट कंटिन्यूज फॉर 6 months, 6 महीने तक कंटिन्यू करता है। ओके, सेम नेशनल इमरजेंसी भी 6 महीने तक, फिर हर 6 महीने में पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होगा। नाउ नेक्स्ट, इट कुड बी एक्सटेंडेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 years, 3 साल तक। सो मैक्सिमम पीरियड प्रेसिडेंट रूल कहीं लगा सकते हैं, दैट इज 3 years। प्लीज इस पे एक बार क्वेश्चन आ रखा है, इसको ध्यान से देखिए। फॉर मैक्सिमम टाइम फॉर विच प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड इज 3 years। नेशनल इमरजेंसी कितने मैक्सिमम टाइम के लिए इंपोज कर सकते थे? इट कुड बी इम्पोज्ड फॉर इनडेफिनेट पीरियड, मतलब जितना समय जब तक अप्रूव करते रहेगी पार्लियामेंट तब तक नेशनल इमरजेंसी चलेगी। बट प्रेसिडेंट्स रूल में मैक्सिमम आप 3 साल तक कर सकते हो, और हर 6 महीने में अप्रूवल चाहिए। प्लस एक और सेफ गार्ड है, अगर 1 साल से ज्यादा आपको एक्सटेंड करना है प्रेसिडेंट्स रूल, तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। 2 कंडीशंस, क्या 2 कंडीशंस? कि एक तो नेशनल इमरजेंसी लगी होनी चाहिए इंडिया में या उस स्टेट में या उस स्टेट के किसी पार्ट में, 1। दूसरा, एक इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट देना होगा, सर्टिफाई करना होगा कि इस उस स्टेट में इलेक्शंस अभी हो नहीं सकते, और दैट्स व्हाई वी नीड अ प्रेसिडेंट्स रूल। ओके, सो आई होप आपको ये 2 कंडीशंस भी क्लियर होगी कि किन कंडीशंस में 1 साल के बियॉन्ड हम प्रेसिडेंट्स रूल एक स्टेट में एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, I hope this point is clear. Now can be revoked by president at any time. So यहां पर आप देखिए पार्लियामेंट का या लोकसभा का कोई रोल नहीं है रिवोकेशन में।
नेशनल इमरजेंसी में क्या था, एक रिजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल लोकसभा पास कर सकती थी। लोकसभा कुड हैव पास्ड अ रिजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल बाय सिंपल मेजोरिटी, तो जो नेशनल इमरजेंसी हट सकती थी। बट यहां ऐसा कुछ नहीं है, पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं। प्लीज कीप दिस पॉइंट इन माइंड। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको ये चीजें बार बार रिवाइज करनी होंगी, तभी याद रहेगी कि व्हाट आर ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन, व्हाट इज पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ड्यूरेशन एंड कैन बी रूल्ड। देखिए लक्ष्मीकांत में बड़ा ही आपको एक साथ लिख के दे दिया और बहुत ही कंबरसम लैंग्वेज में दिया है। यहां पर मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए उसी चीज को सम अप किया है, अच्छे से आपको प्रेजेंट कर दिया है वेरियस उसमें, ताकि आपके लिए इजी हो याद करना और रिवाइज करना। ओके, सो प्लीज यूज दीज पीपीटीज एज नोट्स। ओके, नेक्स्ट है एसआर बोमई केस के बारे में अब हम बात करते हैं। और इस केस पे एक बार प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ रखा है कि इस केस में इसका सिग्निफिकेंस था, या इस केस में किस चीज के बारे में बात की गई थी। ओके, और उसमें एक ऑप्शन आपका सेक्युलरिज्म भी दे रखा था कि सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स, सो दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग अबाउट दिस केस। एंड इनफैक्ट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसने आर्टिकल 356 के मिसयूज वाज कर्ब्ड, क्योंकि देखा गया था कि बिफोर एसआर बोमई केस कि कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट इज मिसयूजिंग आर्टिकल 365। ओके, कई बार अपने पॉलिटिकल उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 356 का मिसयूज करती है। ओके, सो उसी को कर्ब करने के लिए एसआर बोमई केस में कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की गई थी ऑन द यूज ऑफ आर्टिकल 356। सो लेट्स सी दोज गाइडलाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया है, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। सो प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, और जुडिशियल रिव्यू में ये भी देखा जाएगा कि जो मटेरियल है, जिस ग्राउंड्स पे इंपोज किया जा रहा है, उसकी करेक्टनेस नहीं देखा जाएगी, बस ये देखा जाएगा कि क्या वो रिलेवेंट है इंपोज करने के लिए या नहीं। सो फर्स्ट थिंग, प्रेसिडेंट्स रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। सेकेंड थिंग इज, अगर इफ आफ्टर जुडिशियल रिव्यू इफ द कोर्ट फाइंड्स आउट कि ये गलत तरीके से लगाई गई थी, दैट इट हैज बीन रॉन्गली इंपोज्ड, then the court has a power to restore the dismissed state government and revive the state legislative assembly, right? So देखिए प्रेसिडेंट रूल के अंदर क्या होता है बेसिकली, जस्ट अ सेकंड, सॉरी आई मिस्ड अ स्लाइड। बेसिकली एक स्लाइड जो आपको यहां पर पहले देखनी थी, दैट इज इम्प्लीकेशंस, कि मतलब प्रेसिडेंट रूल हमने यहां देख लिया, व्हाट आर ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन, पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन, और कैन बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। बट अब आ जाते हैं हम इम्प्लीकेशन। आई एम रियली सॉरी, ये वाली स्लाइड मैंने मिस कर दी थी। सो उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है? सो इम्प्लीकेशन ये होता है कि पहली चीज तो प्रेसिडेंट रूल है, तो प्रेसिडेंट के पास सारे ऑल द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट गोज टू द प्रेसिडेंट। सो सारे जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है स्टेट गवर्नमेंट के, वो प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं। दूसरा, जो प्रेसिडेंट कैन गिव द स्टेट लेजिस्लेचर पावर्स टू द पार्लियामेंट, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स है टू मेक लॉज, वो पार्लियामेंट को ट्रांसफर कर सकता है प्रेसिडेंट। ओके, एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है, जो गवर्नमेंट होती है, इट विल बी डिसमिस्ड, गवर्नमेंट डिसमिस कर दी जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। दैट्स व्हाई हम जो आगे यहां पर पढ़ रहे थे वो यही चीज है कि अंडर प्रेसिडेंट्स रूल प्रेसिडेंट हैज द पावर टू सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। और जो पार्लियामेंट को पावर्स मिल जाएगी फिर स्टेट लिस्ट में लॉ बनाने की, और पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज फ्रॉम स्टेट टू प्रेसिडेंट। ओके, एंड प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो मेक ऑर्डिनेंसेस। प्रेसिडेंट जब मान लीजिए पार्लियामेंट भी सेशन में नहीं है, तो फिर क्या प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस बना सकता है ऑन स्टेट लॉज। ओके, और जो ऐसा लॉ बनाया गया होगा, एनी लॉ जो मेड बाय द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स रूल फॉर अ स्टेट इन अ स्टेट लिस्ट continues to operate, मतलब वो ऑपरेट करता रहेगा इवन आफ्टर द एंड ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल। ओके, आपने देखा है, बट नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, सिर्फ 6 मंथ्स तक वो ऑपरेट करता है आफ्टर द एंड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। बट यहाँ आफ्टर द एंड ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल्स कोई लॉ अगर पार्लियामेंट ने बनाया है स्टेट लिस्ट में, देन इट कंटिन्यूज टू ऑपरेट। ओके, बट जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास आफ्टर प्रेसिडेंट्स रूल पावर है कि वो उसको अल्टर कर सकता है, रिपील कर सकता है या रीएनैक्ट कर सकता है। ओके, और स्टेट हाई कोर्ट, प्लीज कीप दिस इन माइंड, स्टेट हाई कोर्ट की पावर्स और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी चीज पे कोई इंपैक्ट नहीं होता प्रेसिडेंट रूल का। सो देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ प्रेसिडेंट रूल ऑन स्टेट हाई कोर्ट। ओके, अब हम आते हैं कि एसआर बोमई केस जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे इसका मिसयूज होता है, राइट, हाउ दिस इज बीइंग मिसयूज्ड,
और केसेस के मिसयूज को चेक करने के लिए एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी। पहला तो इट वाज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, दूसरा इफ इट वाज फाउंड आउट कि ये गलत तरीके से इंपोज की गई है, दैट इट हैज बीन रॉन्गली इंपोज्ड, तो जो डिसमिस्ड स्टेट गवर्नमेंट है या डिसमिस्ड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इट कुड बी रीस्टोर्ड, राइट, इट कुड बी रीस्टोर्ड, राइट। और ये किया भी गया था 2016 में इन अरुणाचल प्रदेश। इट वाज डन बाय इन नाबाम रेबिया केस, in Nabam Rabia case this was done by Supreme Court, okay, that in that case it was found out कि जो president's rule है वो correctly impose नहीं किया गया है, and already जो वहाँ की state legislative assembly थी it was dissolved, right, and it was suspended and dissolved, और this government को भी dismiss कर दिया गया था। तो then the Supreme Court restored the state government as well as state legislative assembly, okay। Also एक और condition रखी एसआर बोमई केस में, that state legislative assembly should be dissolved only after parliamentary approval। देखिए आप जानते हैं, देखिए इसका भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है प्रेसिडेंट्स रूल का, ओके। सो आपने देखा है यहाँ सी पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है दोनों हाउस का विद इन 2 months। सो जब तक अप्रूव नहीं होता, जब तक प्रेसिडेंट रूल बाय पार्लियामेंट, तब तक आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते। तब तक बस आप क्या कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, ओके। यू कैन सस्पेंड टिल देन बट यू कैन नॉट डिसॉल्व। And one more point that it held that कि secularism is one of the basic features of constitution। और अगर कोई state government इसको violate करता है, right, if any state government or if state is violating this, then in that case president's rule can be imposed, okay। Also if देखिए एक कंडीशन और होती है प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने की कि स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट एंजॉय द मेजोरिटी ऑफ द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इन दैट केस कई बार प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जाता है। तो ये टेस्ट करने के लिए, टू टेस्ट वेदर स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मेजोरिटी, ये देखने के लिए क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है या नहीं है, सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस, मतलब सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही आप टेस्ट कर सकते हो ये, राइट। ऐसा नहीं है कि गवर्नर अपनी मर्जी से सोच के बोल दे। अगर करना है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होना पड़ेगा इफ वन हैज टू टेस्ट द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ओके। Now here is a comparison between national emergency and president's rule, right? Grounds of imposition, आप जानते हो, war, external aggression, armed rebellion. Here it is breakdown of constitutional machinery. Impact on center-state relation, concurrent powers, मतलब स्टेट के पास तो पावर होती है बट स्टेट की पावर साथ ही साथ उसको भी मिल जाती है सेंटर को, ठीक है। यहाँ there is that center has takes over the power, यानी सेंटर को पावर मिल जाती है और स्टेट को पावर स्टेट से पावर ले ली जाती है, ओके। सो सेंटर टेक्स ऑल द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट, दैट मींस सेंटर टेक्स अवे द पावर्स आर टेकन अवे फ्रॉम द स्टेट एंड गिवन टू द सेंटर, ओके। एंड रिगार्डिंग द लॉज मेड, they operate cease to operate 6 months after the emergency, they operate even after the emergency, okay। Now maximum period indefinitely extended, only maximum 3 साल के लिए। अप्रूवल स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। इम्पैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स ये करता है बट ये नहीं करता, ओके। और रिवोकेशन बाय प्रेसिडेंट या लोकसभा कर सकती है, यहां पर सिर्फ प्रेसिडेंट, ओके। सो आई होप दिस कंपैरिजन इज क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी पे, ओके। नेक्स्ट वी कम ऑन दी फाइनेंशियल इमरजेंसी, ओके। सो अगेन देखिए ये बहुत ही रेयर है, ये बहुत ही रेयरली इंपोज्ड हुई है, रेयरली इंपोज्ड, ओके। क्योंकि इनफैक्ट इट हैज नॉट बीन इम्पोज्ड, इट हैज नॉट बीन इम्पोज्ड टिल दैट, सॉरी, इट हैज नॉट बीन इम्पोज्ड। अभी तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में इंपोज नहीं की गई है, इंडिपेंडेंट इंडिया में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज नहीं की गई है, राइट। तो इधर एक और चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए नेशनल इमरजेंसी है आपकी, नेशनल इमरजेंसी ये 3 बार इंपोज की गई है। 1962 में जब चाइना के साथ वॉर हुआ था, 1971 में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, राइट, और 1975 में जब इंटरनल इमरजेंसी थी जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी। ये दोनों एक्सटर्नल थी, ये इंटरनल थी। इनफैक्ट ये जो 1975 वाली इमरजेंसी लगाई थी, इट वाज इम्पोज्ड जब ये इमरजेंसी खत्म नहीं हुई थी, 1971 की इमरजेंसी खत्म नहीं हुई थी, फिर भी 1975 की इमरजेंसी लगा दी गई थी, ओके। सो सिर्फ 3 बार नेशनल इमरजेंसी इंपोज की गई है,
फाइनेंशियल इमरजेंसी का तो आपको बता ही दिया है, नॉट इवन वंस, एक भी बार नहीं इम्पोज की गई है। और प्रेसिडेंट्स रूल की बात की जाए तो मोर देन 100 टाइम्स, मोर देन प्रेसिडेंट्स रूल जो है आपका, इट हैज बीन इम्पोज्ड मोर देन 100 टाइम्स। ओके, 100 से ज्यादा बार इम्पोज कर चुके हैं प्रेसिडेंट्स रूल। ओके, सो अब फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी हम सेम देखते हैं कि किस ग्राउंड्स पे डिक्लेयर की जा सकती है। सो इफ देयर इज अ थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, ओके, और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, मतलब जैसे कहीं आप देखो कि किसी कोई स्टेट है उसने बहुत ज्यादा डेट ले लिया है, तो इन दैट केस मतलब वो अपना जो डेट है रिपे नहीं कर पा रहा है, या कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो इन दैट केस एक फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं। ओके, और इसका अप्रूवल और ड्यूरेशन, अगेन प्लीज कीप दिस इन माइंड। सी, अप्रूवल क्या है, बोथ हाउसेस विदिन 2 months, 2 months, अगेन 2 months। ओके, सो फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट्स रूल 2 महीने है, जबकि नेशनल इमरजेंसी के लिए 1 month है, राइट। और सिंपल मेजोरिटी, ओके, सिंपल मेजोरिटी, सो इट इज ऑलमोस्ट सेम एज जो आपका वो था प्रेसिडेंट्स रूल, राइट, बट इट कंटिन्यूज इनडेफिनेटली वंस पास्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी पास कर दी, देन इट कंटिन्यूज इनडेफिनेटली। ओके, आफ्टर दैट इट कंटिन्यूज इनडेफिनेटली, बार बार उसको पास करने की भी जरूरत नहीं, बस एक बार पास करने की जरूरत है, देन इट कंटिन्यूज इनडेफिनेट। सो इट हैज, फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज टू बी पास्ड वंस बाय द पार्लियामेंट एंड देन इट कैन कंटिन्यू इनडेफिनेटली। और कब तक कंटिन्यू करेगी, कब तक चलती रहेगी, टिल द टाइम प्रेसिडेंट उसको रिवोक नहीं करता, राइट। Till the time president does not revoke the financial emergency, it continues to be in operation. Okay, अब आ जाओ impact। impact क्या होता है, what is the impact? So impact में अगर देखें, so देखिए क्या होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी तो सारी फाइनेंशियल पावर्स किसके पास चले जाएगी, सेंटर। तो सेंटर के पास पावर्स आ जाती है, इट कैन गिव डायरेक्शंस टू एनी स्टेट टू ऑब्जर्व कैनन्स ऑफ फिस्कल प्रोप्राइटी। कैनन्स ऑफ फिस्कल प्रोप्राइटी का मतलब होता है कि आप मतलब वाइजली स्पेंड करो पैसा। ओके, मतलब उसमें बहुत सारी डायरेक्शंस, गाइडलाइंस दे सकता है कि आप इन चीजों पे खर्चा नहीं करोगे, आप यहाँ पर खर्चा नहीं करोगे, आप इस पे खर्चा नहीं करोगे। ओके, ऐसे करके गाइडलाइंस दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू दी स्टेट, एनी स्टेट। ओके, और अपार्ट फ्रॉम दिस प्रेसिडेंट के थ्रू और भी दूसरी डायरेक्शंस, एनी अदर डायरेक्शंस, कुछ भी हो, अदर डायरेक्शन जो फाइनेंस से भी रिलेटेड नहीं हो, वो भी दी जा सकती है, मतलब जिसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हो बट डायरेक्टली फाइनेंस से रिलेटेड नहीं हो, वो भी दी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ सैलरीज। रिडक्शन ऑफ सैलरीज फॉर ऑल दी पर्संस, कोई भी क्लास का हो, ग्रुप क्लास 1 ऑफिसर हो, क्लास 2, क्लास 3, कोई भी क्लास का ऑफिसर हो, सबकी सैलरी रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। इन स्टेट यूनियन, यानी कोई भी पर्सन जो स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहा है या कोई जो यूनियन गवर्नमेंट में काम कर रहा है, किसी भी क्लास का हो, क्लास 1 ऑफिसर हो या क्लास 4 ऑफिसर हो, उसकी क्लास 4 में एम्प्लॉय हो, उसकी सैलरी रिड्यूस की जा सकती है। ओके, एंड जो जजेस हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उनकी भी सैलरी रिड्यूस की जा सकती है। ओके, एंड लास्टली, कोई भी मनी और फाइनेंशियल बिल, आगे हम पढ़ेंगे मनी और फाइनेंशियल बिल क्या होता है। सो इफ देयर इज एनी मनी एंड फाइनेंशियल बिल being passed by the state government, then it could be reserved for the president, मतलब प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना वो बिल पास नहीं हो सकते। ओके, so this was the impact of financial emergency. So basically this completes our chapter on emergency provisions. I know थोड़ा फैक्चुअल है, बट प्लीज आपको चाहिए कि आपको इतना, ये जो मैंने आपको दिया है एकदम ही क्रिस्प और कंसाइज नोट्स फॉर्म में दिया है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे सब्सक्राइब करिए, आपको वहां पर मिल जाएगा। ओके, एंड अगेन एज ऑलवेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस राइट करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए, और साथ ही साथ रिवाइज करिए। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आई विल ट्राई कि कहीं ना कहीं से आपके लिए क्वेश्चंस निकाल के आपको टेलीग्राम पे दिए जाए। ओके, आई विल ट्राई दैट, बट प्लीज अपने आप से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। ओके, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए। अगेन कई लोग पूछते कहां से मिलेगा, सो आई एम टेलिंग यू, एक वेबसाइट है फ्री, लेट मी राइट इट डाउन हियर, फ्री यूपीएससी मटेरियल, राइट। ये वेबसाइट पे आप जाइए, इस पे आपको सारा जो है टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिलेगा। ओके, और यहां से अब आपको इतना सारा कंटेंट मिल जाएगा यहाँ पर, तो आप सारे कंटेंट पे मत जाना, आपने जो चैप्टर पढ़ा है
उसके रिलेवेंट कंटेंट ढूंढ के उसके रिलेवेंट कंटेंट पे ही जाना, ओके। बट वी विल ऑल्सो ट्राई कि हम आपको रिलेवेंट क्वेश्चंस दें, ओके। सो डोंट वरी, बट स्टिल आप भी अपनी तरफ से एफर्ट करिए, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू गाइज अगेन नेक्स्ट टाइम।